चलो बेटा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें सबसे पहले बेटा हमने देखो इस चैप्टर में हमने 4 बातों को डिस्कस करना है। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ोगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ोगे, फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ोगे और आखिर में आइसोमेरिज्म को पढ़ोगे बेटा। ठीक है। और एनईडी वाले इसमें एक टॉपिक मजीद शामिल करेंगे, होमोलोगस सीरीज। आपको याद होगा ये सेकेंड ईयर के अंदर भी ये चैप्टर काफी बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। एमसीक्यूज की हद तक बातें इसके अंदर पेपर का वेटेज होती हैं और कुछ डेफिनेशंस हमने देखनी होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। जो एमडी कैट का सिलेबस है ना, वो शुरू के 4 टॉपिक्स हैं बेटा। जब आप पीएमडीसी का सिलेबस देखोगे तो ये 4 टॉपिक्स आपने चैप्टर से कवर करने होते हैं। बाकी एनईडी वाले होमोलोगस सीरीज से कुछ इजाफी एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो बताओ बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है। और कोई बात, इसकी ये वाली डेफिनेशन भी याद रखना बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हैं that contain कार्बन एटम। ठीक है। ये वाली डेफिनेशन भी बाज़ औक़ात पूछी जाती है बेटा एक्सेप्शन के साथ। तो पहले तो एक रिकॉल डेफिनेशन लिख लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को कहा जाता है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एटम। यानी विदाउट कार्बन आप किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते बेटा। यानी दुनिया का कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन मौजूद ना हो, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एटम। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा कि हर कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा उसकी स्टडी ऑर्गेनिक में नहीं की जाएगी। तो एक एक करके बेटा जरा एक्सेप्शंस बताना शुरू कीजिए। कौन कौन से कंपाउंड्स एक्सेप्शन में चले जाते हैं जिसमें कार्बन होता भी है मगर आप उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। सबसे पहले तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ट्रीट नहीं किया जाता, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता। 2 ऑक्साइड्स होते हैं बेटा कार्बन के। ठीक है। एक आपके पास कार्बन का मोनो ऑक्साइड होता है और एक कार्बन का डाइऑक्साइड होता है बेटा। ठीक है। इनको स्टडी नहीं किया जाता। दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दे कंटेन कार्बन एटम्स, लेकिन इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करते, एक्सेप्शन में जाती है ये वाली बात। इसी तरह बेटा आप कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। ये सब एक्सेप्शन याद रखना बेटा, ऑप्शंस में डालकर आपसे पूछ लेते हैं। ऑल ऑफ दीज करके कोई ऑप्शन आ जाता है, उसमें पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजों को नहीं पढ़ते। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को भी नहीं पढ़ते। कार्बोनेट्स क्या होते हैं बेटा? कार्बोनेट आपको पता है CO3-2 को कहा जाता है, डिजाइन इज कॉल्ड कार्बोनेटाइन। और बाय का लफ्ज जो होता है ये हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं बेटा। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCO3 और इस पर चार्ज लगेगा -1 का। तो इनको भी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं किया जाता। ठीक है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसमें कार्बन मौजूद है, तो हर कार्बन रखने वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता। ठीक है। जिन जिनको नहीं पढ़ा जाता वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फिर अरबों की तादाद में है जिनको यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। इसी तरह से और क्या क्या नहीं पढ़ते बेटा? मेटालिक कार्बाइड्स को भी नहीं पढ़ा जाता। मेटालिक कार्बाइड्स को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता। अब इसकी क्या मिसाल है? देखो मेटालिक कार्बाइड का मतलब मेटल के साथ क्या लगा हुआ हो बेटा? कार्बन लगा हुआ हो, मेटल के साथ कार्बन लगा हुआ हो। तो मिसाल के तौर पर Al4C3 ये कंपाउंड आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाया भी था अल्मोनियम और कार्बन के रिएक्शन से। याद है आपको? जब पी ब्लॉक के रिएक्शंस आप पढ़ते हो बेटा चैप्टर नंबर 1 में, तो आपको याद होगा आप अल्मोनियम का रिएक्शन करवाते हो कार्बन के साथ। ठीक है। तो पहले तो कहते थे कि इन दोनों को कंबाइन कर लो,
और कंबाइन करने के बाद वैलेंसीज को इंटरचेंज कर दो। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ अल्मोनियम? तो अल्मोनियम की वैलेंसी को यहां लिखते थे, और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो इसकी वैलेंसी को यहां लिखते थे। दिस इज कॉल्ड अल्मोनियम कार्बाइड। तो ये मेटल का कार्बाइड है ना, इसमें कार्बन आता है, लेकिन इस कार्बन रखने वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते बेटा, ठीक है। अच्छा, कार्बाइड लफ्ज का क्या मतलब होता है बेटा? ऐसा कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका हो। इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि मेटल तो सारे पॉजिटिव होते हैं बेटा, तो मेटल पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव है, इस वजह से इसको कार्बाइड कहा जाता है। इसी तरह से बेटा एक कैल्शियम का कार्बाइड भी होता है, ऑर्गेनिक में एक जगह पर आप इसको यूज भी करोगे। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। CaC2 ये वैलेंसी इंटरचेंज मेथड से नहीं बनता, आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हो, आप इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हो बेटा। देखो इसमें 2 कार्बन एटम्स मौजूद है ना, तो 2 कार्बन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है बेटा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता हूं मैं, ठीक है। कार्बन की आपको पता है बेटा वैलेंसी 4 होती है, तो देखो कार्बन की चारों वैलेंसी आपके सामने आ गई है। ट्रिपल बॉन्ड इन्होंने आपस में फॉर्म कर लिया है और चौथा बॉन्ड मैंने इन दोनों का ओपन कर दिया है। अब कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है बेटा, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, तो कैल्शियम को आप यहां पर लाकर अटैच कर सकते हो। तो कैल्शियम के 2 बॉन्ड्स बन गए और कार्बन के 3 और 4 बॉन्ड बन गए दोनों के, तो इस तरह ये स्टेबलाइज हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को इस तरह दिखाया जा सकता है कैल्शियम कार्बाइड को। तो हम ये बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मेटल के साथ कार्बन लगा हुआ आता है तो उसे मेटालिक कार्बाइड कहा जाता है, और उसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं की जाती है। क्लियर है बेटा ये बात? बेटा इसी तरह से मेटालिक साइनाइड्स को भी स्टडी नहीं किया जाता। मेटालिक साइनाइड्स मिसाल के तौर पर मेटल के साथ साइनाइड लगा दो। मेटल कौन है बेटा? सोडियम, और भी हो सकते हैं। और साइनाइड किस चीज का फॉर्मूला है भाई? इसका फॉर्मूला होता है CN, सोडियम साइनाइड। ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड की कभी भी ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं की जाती बेटा। इन सब की रीजन में ज्यादातर यही बात है, अभी डिस्कस करते हैं। तो NaCN सोडियम साइनाइड, ठीक है। मेटल का साइनाइड कार्बन रखने के बावजूद भी कभी भी ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं किया जाता। वजह बताइए बेटा? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड कभी भी ऑर्गेनिक नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे कौन सा बॉन्ड रखते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड्स रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, आयंस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड की कभी भी स्टडी ऑर्गेनिक में नहीं करते हैं बेटा। इसलिए जब मेटल आ जाता है तो वो जाहिर है आपके पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो मेटल का साइनाइड कार्बन रखने के बावजूद ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि आयनिक बॉन्ड रखता है, इस वजह से इसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं की जाती। हाँ, मगर साइनाइड अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, साइनाइड अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और अल्काइल रेडिकल से जुड़ जाए तो फिर ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है जिसको साइनाइड या नाइट्राइल कहा जाता है। याद है आपको? मिसाल के तौर पर देखो बेटा, ये आपके पास है साइनाइड, अगर मैं इसके साथ लगा दूं R, R किसको कहते हैं बेटा? अल्काइल रेडिकल को, ठीक है। उसकी तफसील आप जानते हो। तो अगर अल्काइल रेडिकल के साथ कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना ले तो इस फैमिली को साइनाइड्स या नाइट्राइल कहा जाता है बेटा। याद है या भूल गए हो? इसको कहते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल, या फिर इसको क्या कहा जाता है बेटा? साइनाइड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है। क्यों है ये ऑर्गेनिक? क्यों हो गया ये कंपाउंड? इसलिए हो गया क्योंकि इसने कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है बेटा? इसने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए बॉन्ड बनाया है, और जब कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाए तो उस कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक में स्टडी कर सकते हो बेटा। यानी आप इसके बॉन्ड को समझ भी सकते हो, इसके बॉन्ड को समझ सकते हो। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है बेटा। वजह बताइए क्यों हो सकती है? इसकी वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आपस में ट्रिपल बॉन्डिंग और कार्बन का एक बॉन्ड ओपन रह जाता है। आप यहां से फिर कार्बन की चेन को कनेक्ट करते जाओगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता, हमेशा नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप सब जानते हो बेटा कि OH माइनस, OH नेगेटिव अगर इस तरह मौजूद हो और वो रेडिकल के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ले तो अल्कोहल फैमिली बन जाती है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर मैं यही R यहां से हटाऊं और इसकी जगह कोई मेटल लाकर कंबाइन कर दूं, Na प्लस और OH माइनस, आयनिक बॉन्ड बना दूं, तो क्या अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा? ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है।
क्योंकि इसमें कार्बन भी नहीं है। दूसरी वजह यह है कि इसने आयनिक बॉन्डिंग की हुई है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जरूरी नहीं है कि OH माइनस हमेशा फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट किया जाए, अगर वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है तो वो फंक्शनल ग्रुप होगा। मेरी बात समझ आ गई होगी। ऊपर वाले रेडिकस पर भी बात करते हैं बेटा, ठीक है। इसी तरह मेटालिक साइनाइड्स के साथ साथ आप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को भी ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं करते। कार्बन के एलोट्रॉप्स को भी ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं किया जाता बेटा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को भी ऑर्गेनिक में स्टडी उसूलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्बन तो एक एलिमेंट होता है बेटा, और आइसोटोप्स या एलोट्रॉप्स जितने भी होते हैं बेटा वो सब एक एलिमेंटल फॉर्म्स होते हैं कार्बन के, है ना। जैसे कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आप सब जानते हो बेटा कि डायमंड है, ठीक है, आपके पास ग्रेफाइट है, ठीक है, या आपके पास कोल है, या आपके पास बकी बॉल है। ये सब ऑर्गेनिक का मौजू नहीं है बेटा, इन सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे बकी बॉल को सेकेंड ईयर की किताब में शामिल किया गया है, लेकिन वो ऑर्गेनिक का मौजू नहीं होना चाहिए, उसको इनऑर्गेनिक में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन के ये सब एलिमेंटल फॉर्म्स होते हैं बेटा, ये सब एलिमेंटल। डायमंड किस चीज का बना हुआ है? ओनली कार्बन। ग्रेफाइट, कोल, बकी बॉल ये सब कार्बन के बने हुए, यानी ये सब एलिमेंटल शक्ल है कार्बन के, और एलिमेंट्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन अगर आप क्लास 9 की किताब उठाकर भी देखो तो उसमें यही लिखा जाता है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की स्टडी, एलिमेंट्स की स्टडी जब करोगे ना, तो जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, उसके एलिमेंटल फॉर्म्स को स्टडी कर रहे हो, तो ये सब इनऑर्गेनिक में पढ़े जाते हैं बेटा, इनको ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा जाता। तो बेटा ये एक्सेप्शंस में अपने पास आप नोट डाउन कर लें, ये सब चीजें कार्बन रखने के बावजूद भी इनको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। जैसे कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कार्बोनेट तो आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम का कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट, मैग्नीशियम का कार्बोनेट, ठीक है, या बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं बेटा, जो कि आयनिक बॉन्ड रखते हैं अपने अंदर। आप सब जानते होंगे कार्बोनेट पर क्या चार्ज होता है, -2 का, और सोडियम पर +1 का। तो ये तो आयंस हैं, आयंस के बीच में आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, तो कभी भी वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, तो उनको ऑर्गेनिक में कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। उनको हमेशा कहां पे पढ़ोगे बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरह अगर मैं इन ऑक्साइड्स की बात करूं तो आप कहोगे सर इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं ऐसा? यानी अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो आप कहोगे सर इसमें तो ये देखें दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो कार्बन भी है, उसने कोवेलेंट बॉन्डिंग भी की हुई है। इसको क्यों नहीं पढ़ते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इसको नहीं पढ़ने की क्या वजह है? यहाँ पर तो आयनिक बॉन्ड भी मौजूद नहीं है। तो ये वजह है बेटा कि इनको तो आप लेबोरेटरी में खड़े होकर भी तैयार कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड को तो मिनरल से तैयार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता क्या? जैसे मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप इसको अगर हीट करोगे तो हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी बेटा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करने के लिए आपके पास मिनरल्स मौजूद हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स मौजूद हैं, और इनऑर्गेनिक मिनरल्स से जो चीज आसानी से पैदा की जा सकती है उसको इनऑर्गेनिक ही कहा जाता है। तो इसको कभी भी ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं किया जाता बेटा। तो ये सब एक्सेप्शंस याद रखना, इन एक्सेप्शंस को आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब एक बात और सुनिए बेटा, इसके अंदर दूसरी डेफिनेशन और अपने पास लिख लीजिए, वो बहुत कॉमन डेफिनेशन है। वो क्या है बेटा? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जब पहली डेफिनेशन याद रखोगे बेटा तो उसके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी याद करनी होंगी जो मैंने लिखवाई हैं, सवाल बनता है उससे भी। तो उसको भी याद रखना, और दूसरी डेफिनेशन भी याद रखना बेटा। ये तो सबको पता है, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करना हो और अगर उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना हो तो कौन सी ब्रांच को स्टडी करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग इसके अंदर लगाओगे बेटा, एक छोटी सी बात है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये याद है बेटा, ये क्या कहती है थ्योरी, क्या है ये थ्योरी? भाई वाइटल फोर्स थ्योरी का एक पोस्टुलेट एटलीस्ट याद रखना बेटा, कि वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds cannot be made by using inorganic compounds in labs they are formed naturally। पढ़ाया था बेटा ये सेकेंड ईयर के अंदर भी आपको, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, गलत बात भी है ये, 1828 के अंदर इसको नेगेट भी किया था। अच्छा ये बताओ ये थ्योरी किसने पेश की थी बेटा? बर्ज़ेलियस ने, ठीक है। इस थ्योरी को प्रेजेंट करने वाला साइंटिस्ट है बर्ज़ेलियस। तो वो कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, लेबोरेटरी में खड़े होकर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कैसे बनते हैं बेटा? नेचुरली बनते हैं, या तो किसी लिविंग बॉडी के अंदर बन जाएंगे, प्लांट्स के अंदर बन जाएंगे, एनिमल्स के अंदर बन जाएंगे, लैब में इंसान कोई खड़ा होकर नहीं बना सकता इसको, तो ये सारे नेचुरल होते हैं। तो इसको वाइटल फोर्स थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कंसीडर किया जाता है। क्या ये बात सही थी बेटा? गलत थी। इसको सबसे पहले गलत किसने प्रूव किया था? वोलर ने। क्या किया था बेटा उसने? यूरिया प्रिपेयर कर दिया था बाय यूजिंग एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लेबोरेटरी। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? एमसीक्यू आता है यहां से। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिससे वोलर ने लैब में खड़े होकर यूरिया प्रिपेयर कर दिया था एक्सीडेंटली? अमोनियम साइनेट। बेटा इसको लिखो अपने पास, यहां से एमसीक्यू बनता है इसलिए मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया है। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है बेटा? आप मुझे इसका फॉर्मूला बता सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम? NH4। यम का मतलब है कि इस पर पॉजिटिव होगा, और साइनेट कहते हैं CNO को, इसके ऊपर नेगेटिव होगा। बताओ ये कार्बन रखने के बावजूद भी इनऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि इसमें आयोनिक बॉन्डिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है बेटा, इसलिए ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इसको साइनेट सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जब इसको वोलर ने हीट किया था तो एक्सीडेंटली, उसको ये पता नहीं था कि यूरिया को इस तरह भी प्रिपेयर किया जाता है, तो एक्सीडेंटली अमोनियम साइनेट किस में कन्वर्ट हो गया था बेटा? यूरिया में कन्वर्ट हो गया था। अब यूरिया आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक है? क्योंकि इससे पहले यूरिया जो है वो एक्सक्रीटास के अंदर मौजूद होता था बेटा, जानवरों के यूरिन के अंदर मौजूद होता था। तो क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर बनता था तो लोग इसको ऑर्गेनिक कहा करते थे, क्योंकि लिविंग बॉडी से हासिल होता था, और इसके बारे में क्लेम था कि इसको आप सिंथेटिकली प्रिपेयर नहीं कर सकते, लैब में नहीं बना सकते, तो उसने अमोनियम साइनेट से इसको प्रिपेयर कर दिया था। तो ये दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसको एक बात याद रखो, एमसीक्यू में आता है बेटा की, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको that was prepared in the laboratory। ठीक है, और किससे प्रिपेयर किया था वो भी आपके पास मैंने नाम लिख दिया है कि अमोनियम साइनेट से प्रिपेयर किया था यूरिया को। बेटा आप इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हो इस तरह, लेट सपोज ये आपके पास है अमोनियम साइनेट NH4CNO। अगर आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के नतीजे में ये अपने फॉर्मूला को रीअरेंज करेगा और यूरिया का स्ट्रक्चर बनेगा। यूरिया का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है बेटा, CO, यहां पर भी NH2 लगा होता है और यहां पर भी NH2 लगा होता है बेटा, यही फॉर्मूला होता है यूरिया का। देख लो, CO के साथ यानी कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में लगा होता है CO,
और दोनों तरफ NH2 ग्रुप लगे होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है यूरिया, ये आपके पास हो गया अमोनियम साइनेट, ये आपके पास हो गया यूरिया। बेटा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में ये जो अमोनियम साइनेट है, ये जो यूरिया है, इन दोनों के बीच में कौन सा फिनोमेना हो रहा है? एक ऑर्गेनिक फिनोमेना है जो सब लोगों ने पढ़ा है, बैच 1 बैच 2 कम से कम, और क्लास मैट्रिक में भी वो फिनोमेना सब पढ़ कर आते हैं। इन दोनों के बीच में एक फिनोमेना हो रहा है, वो कौन सी बात हो रही है? क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या है वो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर इन दोनों का? अगर दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखो तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। बोलो ऐसा ही है बेटा? यही फॉर्मूला इसका भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है दोनों का? तो क्या है ये दोनों एक दूसरे के? आइसोमर्स। तो जुमला लिख लो अपने पास, एक जुमला लिख लो, अमोनियम साइनेट एंड यूरिया आर आइसोमर्स, of each other। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है बेटा। अच्छा एक बात बता दूं बेटा, देखो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी होता है, लेकिन वो हमारा सिलेबस नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आइसोमेरिज्म का फिनोमेना पाया जाता है। आप कहोगे सर ये तो इनऑर्गेनिक है, आइसोमेरिज्म तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में हुआ करता है, ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, तो क्या इनके बीच में आइसोमेरिज्म का फिनोमेना हो सकता है? तो हो सकता है बेटा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में भी आइसोमेरिज्म का फिनोमेना हो सकता है। अच्छा ये कौन सा आइसोमर है? तो ये नोट डाउन कर लो बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर्स हैं बेटा ये? हाँ ये नोट कर लो, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। आपको याद है आइसोमेरिज्म की कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की थी बेटा, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ना, तो इसको ये वाला पॉइंट वहां पर फिर से एक्सप्लेन कर देंगे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स किस तरह से हैं। तो भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपके पास, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपके पास छोटी सी डेफिनेशन है। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर, जहां से एमसीक्यूज बनते हैं बेटा इस चैप्टर से, और इनमें से ज्यादातर चीजें बेटा आपको ऑलरेडी पता ही है। हम एक तरह से रिकॉल करेंगे, जब बेसिक चीजें हो जाएंगी तो फिर इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। भाई 2 मेजर टाइप्स बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, 2 मेजर टाइप्स, मेजर 2 टाइप्स बताओ। कौन कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 मेजर क्लासिफिकेशन क्या है? यस, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कहते हो ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरे को क्या कहते हो भाई? क्लोज चेन कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हमने यहां पर देखने। ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स। भाई ओपन चेन कंपाउंड्स का मतलब सबको पता है, क्या होता है बेटा ओपन चेन कंपाउंड का मतलब? जिसमें कार्बन की चेन कैसी हो? स्ट्रेट हो। ठीक है, इस तरह की चेन हो। क्लोज चेन में क्या होगा बेटा? कार्बन की चेन क्या हो जाएगी?
क्लोज हो जाएगी। बेटा ये कार्बन का ओपन चेन फॉर्म करना या कार्बन का क्लोज चेन फॉर्म करना, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी याद है बेटा? क्या होती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है, यानी अपने ही जैसे एटम्स के साथ कंबाइन होने की एबिलिटी होती है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। ये सबसे ज्यादा किसके पास होती है बेटा? सबसे ज्यादा कार्बन के पास होती है। क्यों होती है सबसे ज्यादा कार्बन के पास? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन के पास क्यों होती है? उसकी कोई दो रीजन बताएं। एक तो टेट्रावैलेंट होते हैं ये। अच्छा, टेट्रावैलेंट होने का मतलब देखो क्या होता है। देखो अगर मिसाल के तौर पर मैं ग्रुप 4A की बात करता हूं बेटा, तो पहला एलिमेंट कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लास्ट में आपके पास लेड है। ठीक है बेटा? तो देखो क्योंकि ये सारे के सारे टेट्रावैलेंट हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब ये है कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं बेटा। ठीक है? तो कहीं से भी कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ गया, तो इस कार्बन के पास आगे और पीछे से भी कार्बन के साथ जुड़ने की सलाहियत मौजूद है। इसी तरह आप इस कार्बन को भी देख सकते हो बेटा, यानी मैं इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी का फायदा उठाते हुए यहां से एक कार्बन मजीद अटैच कर सकता हूं, यहां से एक कार्बन मजीद अटैच कर सकता हूं बेटा। यानी कार्बन के साथ जुड़ने की सलाहियत का जो असल जिम्मेदार है वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? कैटिनेशन है, आपस में लिंक करने की एबिलिटी। और कैटिनेशन होने का असल जिम्मेदार उसकी टेट्रावैलेंसी है कि आप 4 अतराफ से लाकर कार्बन के साथ उसको अटैच कर सकते हो। ठीक है? एक बात तो ये है, यानी कि आप कार्बन के किसी भी साइड से कार्बन एटम को लाकर अटैच कर सकते हो क्योंकि उसके पास टेट्रावैलेंसी मौजूद है। तो बेटा टेट्रावैलेंसी तो इस ग्रुप में तमाम एलिमेंट्स के पास है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, वो भी तो टेट्रावैलेंट है ना, उसको भी कैटिनेशन करना चाहिए, वो क्यों नहीं करता? जर्मेनियम को करना चाहिए, वो क्यों नहीं करता? लेड क्यों नहीं करता? टिन क्यों नहीं करता? सिर्फ कार्बन ही क्यों करता है? कार्बन ही की लंबी लंबी चेन्स क्यों बनती हैं? सिलिकॉन की भी बन जाए, जर्मेनियम की भी बन जाए, टिन की भी बन जाए, लेड की भी बन जाए, सिर्फ कार्बन की क्यों बनती है? सबसे छोटा साइज होता है अपने ग्रुप में बेटा, स्मॉलेस्ट साइज होता है। यानी कि आपको याद होगा ये वाला फैक्टर। सपोज करो कि अगर मैं कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ता हूं तो इसका जो बॉन्ड है वो इस तरह बनेगा, सिलिकॉन को सिलिकॉन के साथ जोड़ता हूं तो इसका बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। एग्री करते हो बेटा इस बात से? क्योंकि कार्बन का साइज तो सबसे छोटा होगा। अगर मैं दो एटम्स को कंबाइन करूं तो इस तरह इनका बॉन्ड डिस्टेंस है, लेकिन सिलिकॉन को जब कंबाइन करूंगा तो सिलिकॉन के एटम्स तो बड़े होंगे बेटा, इनका बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा। बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। इस वजह से ये लंबी चेन नहीं बना सकता। 4-5 एटम्स आपस में कंबाइन भी होते हैं तो हल्की सी सराउंडिंग से एनर्जी मिले तो इनकी चेन ब्रेक हो जाती है। ये बात समझ आ रही है बेटा? तो कार्बन के पास लंबी चेन बनाने की एबिलिटी इसलिए है क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, ओवरलैप इनका बहुत सफिशिएंट होता है। साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है, बॉन्ड डिस्टेंस कम होने की वजह से बॉन्ड मजबूत बनता है, तो चेन स्टेबल बनती है इनके अंदर। बाकी सिलिकॉन का साइज उसके मुकाबले में बड़ा है। अगर मैं जर्मेनियम पर आ जाऊं तो जर्मेनियम का साइज और ज्यादा बड़ा होगा, लेड का साइज तो सबसे बड़ा होगा, तो उसकी चेन तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती बेटा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर कोई पूछे कि कैटिनेशन क्यों है कार्बन के पास, तो दो वजूहात है। नंबर 1 बताओ और नंबर 2 बताओ। स्मॉल, ये याद रखना, इसको ध्यान में रखो। तो ये ओपन चेन हो गया, ये आपके पास हो गया क्लोज चेन। बेटा ओपन चेन का दूसरा नाम बताओ। दूसरा नाम बताओ बेटा। ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स, इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। और क्लोज चेन कंपाउंड का दूसरा नाम बताओ बेटा। इनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। These are called aliphatic compounds and these are cyclic compounds. भाई ओपन चेन की कोई और टाइप बनती है? जल्दी जल्दी से बताओ। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मतलब बताओ बेटा दोनों का। सैचुरेटेड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे बेटा, उनमें कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सारे के सारे बॉन्ड कौन से होंगे? सिंगल होंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी होंगे, डबल बॉन्ड पाया जा सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है उनके बीच में।
यानी मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा है बेटा, इनके अंदर अगर आप डेफिनेशन ध्यान में रखोगे तो यहां से एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, अगर एक जगह पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड होता है। बेटा ये बताओ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा रिएक्शन करना पसंद करते हैं? भाई 3 तरह के रिएक्शन तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे, है ना। सबसे मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा एडिशन और उसके अलावा एलिमिनेशन। ये 3 तरह के रिएक्शंस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे बेटा। तो बताओ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें से कौन सा रिएक्शन करना पसंद करते हैं? फेवरेबल रिएक्शन इनका सब्स्टिट्यूशन होता है, याद रखना। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फेवरेबल रिएक्शन कौन सा होता है बेटा? सैचुरेटेड फेवरेबल रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन। फेवरेबल रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन। और कुछ केसेस में सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ ये कौन सा रिएक्शन करना पसंद करते हैं बेटा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब बताएंगे आपको आगे, सिर्फ आप नोट्स बना लो अपने पास अभी। और जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो, उनका फेवरेबल रिएक्शन एडिशन होता है बेटा। इसको नोट करना, ये एमसीक्यूज में पूछा गया है बेटा, जो भी बात मैं यहां पर लिख रहा हूं। बेटा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई एक फैमिली बताओ जल्दी से। अल्केन। बेटा अल्केन का जनरल फॉर्मूला बताओ। अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड में कौन कौन सी फैमिलीज है बेटा? अल्कीन है और अल्काइन है। अल्कीन का फॉर्मूला बताइए। CnH2n और अल्काइन में CnH2n-2। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन अल्केन के अंदर होते हैं बेटा, उसके बाद 2 हाइड्रोजन कम होते हैं अल्कीन में, और अल्काइन में उससे भी कम हो जाते हैं बेटा। एक बात इसमें इजाफी देखिए बेटा, सेकेंड ईयर के अंदर आपने ये बात नहीं पढ़ी है, तो इससे रिलेट करके एक बात जरा देख लो, इसको नोट भी कर लो अपने पास। कौन सा कंपाउंड है बेटा ये, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। वाई सैचुरेटेड? बिकॉज तमाम कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। बेटा इसमें टर्मिनल कार्बन कौन से होते हैं? टर्मिनल कार्बन कौन से होते हैं बेटा? पहला और आखिरी कार्बन आर टर्मिनल कार्बन एटम्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल कार्बन एटम्स। और टर्मिनल के अलावा दरमियान में जितने होते हैं बेटा वो साइड कार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, एक तो ये बात है। लेकिन इसमें हमने जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है बेटा, इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद इसमें एक बात और सुनो। बेटा अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन की कोई चेन आती है तो आप उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स को मार्क कर सकते हो। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सुनो। क्या ये हाइड्रोकार्बन की चेन है? पूरे कंपाउंड में आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है बेटा। तो पूरे हाइड्रोकार्बन की चेन में वो कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड होगा उसे प्राइमरी कार्बन कहा जाएगा बेटा, नोट कर लो। मतलब इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है ऐसी मुश्किल सी, मार्क कर लो बस ड्रॉ करके। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। इससे एक एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम जब करवाऊंगा तो वहां पे आप सॉल्व करोगे तो बताना। दिस कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन या फर्स्ट डिग्री कार्बन। ये प्राइमरी का सिंबल होता है बेटा, यानी ऐसा कार्बन जो मजीद एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है बेटा? प्राइमरी कार्बन कहा जाता है डायरेक्टली। अच्छा मजीद सुनो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा? इसके आगे एक कार्बन है और इसके पीछे एक कार्बन है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये? 2 कार्बन से। तो इस कार्बन को क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी कार्बन कहा जाएगा बेटा, मार्क कर लो। ठीक है, इसको ड्रॉ करके मार्क कर लो पेंसिल से।
कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है। अच्छा नेक्स्ट वाला कार्बन बताओ, ये कौन सा कार्बन है बेटा? इसके आगे भी एक कार्बन है, पीछे भी एक कार्बन है, ये कौन सा कार्बन होगा? सेकेंडरी कार्बन होगा। ये कौन सा होगा बेटा? ये भी सेकेंडरी होगा। ये कौन सा कार्बन होगा? ये प्राइमरी कार्बन होगा। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। एक कार्बन से कनेक्टेड है। लेकिन बेटा अगर मैं यहां से ब्रांचेस निकालना शुरू कर दूं, इसकी एक और मिसाल देखो। लेट सपोज चलो भाई यहां पे बताओ जरा, तमाम कार्बन के बारे में मार्क करके बताओ कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ये क्या है बेटा? दिस इज प्राइमरी कार्बन। ये क्या है? ये कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन भी तो मजीद एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है ना बेटा। ये कार्बन कौन सा है? ये भी प्राइमरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4, ये क्वार्टरनरी कार्बन यानी 4th डिग्री कार्बन कहलाता है बेटा। तो एक कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राइमरी, 2 से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा होगा तो टर्शरी, 4 से जुड़ा होगा तो क्वार्टरनरी। ये हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूं मैं, डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की बात कर रहा हूं। तो ये वाला कार्बन है, ये 4 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, मतलब इसके चारों बॉन्ड्स कार्बन्स के साथ सेटिस्फाइड है, इसलिए क्वार्टरनरी कार्बन कहलाता है बेटा। क्वार्टरनरी कार्बन के स्पेलिंग देखना चाहो तो देख लो। और 4th डिग्री कार्बन इसको कहा जाता है। ये कौन सा कार्बन होगा बेटा? राइट साइड पर एक कार्बन, लेफ्ट साइड पर एक कार्बन, इसके 2 बॉन्ड्स के साथ कार्बन है, 2 के साथ हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। और इसके बारे में बताइए, ये प्राइमरी कार्बन के। आप ये देखना कि उस कार्बन के कितने बॉन्ड्स के साथ कार्बन कनेक्टेड है, नोट कर लो इसको। इस पर कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में। ये बताओ बेटा, एक स्टेट चेन मुझे बनानी है किसी हाइड्रोकार्बन की, स्टेट चेन, उस पर कोई ब्रांच नहीं है, सीधी चेन बनानी है, खुली हुई चेन बनानी है, ओपन चेन बनाना है, और कोई ब्रांच भी नहीं चाहिए उस पर। उसमें कितने तरह के कार्बन मौजूद होंगे? अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, कौन कौन सी टाइप्स मौजूद होंगी? सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शरी तो नहीं होगा बेटा उसमें, क्वार्टरनरी भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि ब्रांच तो मुझे निकालनी नहीं है। बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा टर्शरी की कोई एग्जांपल आई नहीं ना, हो सकती है, मगर ये देखो, अगर मैं कहूं कि इस कार्बन को टर्शरी बनाओ तो क्या करोगे? एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे क्या लगा देना? एक कार्बन मजीद लगा देना। तो ये वाला जो कार्बन है, अब इसके 3 बॉन्ड्स कार्बन के साथ हो जाएंगे, 1 2 3, तो अब ये क्या कहलाएगा? टर्शरी कहलाएगा। यानी हाइड्रोकार्बन्स की चेन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन आपको इस तरह मिल सकते हैं। तो एक ये वाली बात बेटा, इसको ध्यान में रखना। अब आगे आ जाओ बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स पर। तो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की चेन क्लोज होती है बेटा, बंद होती है। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं बेटा? याद होगा आप लोगों को, जल्दी जल्दी आंसर करो, ये एक तरह का रिकॉल कर रहे हैं पहले। क्लोज चेन कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं बेटा।
इसकी होती हैं दो टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जल्दी से बताओ। एक को कहते हो होमोसाइक्लिक और दूसरे को कहते हो हेट्रोसाइक्लिक। भाई होमोसाइक्लिक का मतलब बताओ। सेम फंक्शनल ग्रुप्स, सेम एटम्स कहां पर? भाई कार्बन की जो चेन आप बना रहे हो उस चेन के अंदर सेम एटम्स मौजूद होंगे। सेम एटम्स इन द चेन। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंट एटम्स इन द चेन। सेम एटम्स इन द चेन एंड डिफरेंट एटम्स इन द चेन। इसकी कई सारी मिसालें हो सकती हैं बेटा। जैसे मिसाल के तौर पर सपोज करो बेटा, इसका नाम बताओ बेटा, ये क्या है? साइक्लो लगेगा सबसे पहले क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। और क्या नाम दोगे इसको? प्रोपेन का, क्योंकि आपको पता है बेटा हर कॉर्नर पर क्या पाया जाता है। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का मतलब प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सिंगल बॉन्ड्स का मतलब एन हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास क्या कहलाएगा बेटा? जल्दी जल्दी से बताओगे। साइक्लोपेंटेन। और ये क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, क्या ये सब होमोसाइक्लिक है बेटा? बताओ होमोसाइक्लिक कैसे हैं, कैसे पता लगा? एक तो क्लोज चेन है और दूसरा ये के तमाम साइकिल्स में कॉर्नर पर कौन सा एटम लगा हुआ है बेटा? कार्बन लगा हुआ है, कार्बन। ठीक है, किसी भी कॉर्नर को चेक करोगे ना तो जो मेन चेन की स्केलेटन है उस स्केलेटन में हर कॉर्नर पर तुम्हें कार्बन मिलेगा। बेटा इस होमोसाइक्लिक कंपाउंड का एक और नाम भी तो होता है। इस होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। इन तमाम के तमाम कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है बेटा? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। कार्बोसाइक्लिक मींस बेटा जो क्लोज्ड चेन आपने बनाई है ना, उस क्लोज्ड चेन के तमाम कॉर्नर पे क्या मौजूद है बेटा? कार्बन एटम्स मौजूद हैं, इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। अच्छा बेटा, अगर मैं यहां पर ऐसे कर देता, लेट सपोज मैं इसको ऐसे कर देता, तो इसका नाम क्या बन जाता? जल्दी से बताओ बेटा, इसको क्या कहते फिर? साइक्लोप्रोपीन कह देते ना, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया आपकी चेन में एक जगह पर। अच्छा लेट सपोज अगर मैं यहां पर लिख देता ये डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाता बेटा? साइक्लोब्यूटीन बन जाता। ठीक है, इसका कंपाउंड इस तरह लिख दिया जाता। बेटा एक बात सुनो, एक सवाल लिखो बल्कि अपने पास। एक क्वेश्चन लिखो, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर से एक एमसीक्यू बता रहा हूं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन इज सिमिलर टू दैट ऑफ the molecular formula of cycloalkane is similar to that of option number 1 alkane, option number 2 alkene, option number 3 alkyne, option number D none of these। सही ऑप्शन बताओ बेटा। दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन, पास पेपर का सवाल है, एनईडी में भी आ चुका है। दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन इज सिमिलर टू दैट ऑफ डैश अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या नन ऑफ दीज। इसमें नन ऑफ दीज तो नहीं है, कोई एक ऑप्शन ठीक होगा ए बी सी में से। साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला तीनों में से किस फॉर्मूले के बराबर होता है?
यार आप ड्रॉ करो ना, आप लोग तो बिल्कुल स्पेस में चले गए हो। ड्रॉ करो मतलब आप भाई साइक्लो अल्केन ड्रॉ कर लो, जो सबसे सिंपलेस्ट होता है। बताओ सबसे सिंपलेस्ट कौन हो सकता है साइक्लो अल्केन? 3 कार्बन वाला हो सकता है बेटा, 2 कार्बन से तो क्लोज चेन नहीं बन सकती ना, ऑब्वियस सी बात है। 3 कार्बन होने चाहिए एटलीस्ट। तो बेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 3 कार्बन वाला एक साइक्लो अल्केन हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, हाइड्रोजन लगाओ जरा सबके साथ जल्दी जल्दी। यहां कितने लगाओगे? 2 लगाओगे। यहां कितने लगाओगे? यहां भी 2 लिखोगे। और यहां पे भी 2 लगाओगे। यहां पे भी लगाओ। जैसे ही तुम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, जैसे ही तुम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे, तुम्हें इसका आंसर पता चल जाएगा। मैं पूछूंगा बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, आप कहेंगे सर इसमें 3 कार्बन है तो C3 लिख लें। H की तादाद 6 है तो H6 लिख लें। कार्बन की तादाद जितनी है उसका डबल है हाइड्रोजन, अल्कीन। बात समझ आ रही है? जैसे ही ड्रॉ करोगे पता लग जाएगा। और ये सिर्फ किसी एक मेंबर के साथ नहीं है, आप दूसरा मेंबर भी ड्रॉ कर लो। 4 कार्बन वाला साइक्लो अल्केन बना लो, मतलब साइक्लिक अल्केन बना लो। साइक्लिक अल्केन बना लो तो बेटा सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन ही लगेंगे इनको सैचुरेट करने के लिए। ये लो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आएगा बेटा इनका? C4H8, कार्बन की तादाद का डबल हाइड्रोजन की तादाद है। यानी अगर इसका जनरल फॉर्मूला बनाना पड़े तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, ये फॉर्मूला पास पेपर में आ चुका है, CnH2n। ये अल्कीन का फॉर्मूला भी होता है और यही साइक्लो अल्केन का भी होता है। बात समझ आ रही है बेटा? ये साइक्लो अल्केन का भी होता है। नोट कर लो इस वाली बात को, यहां से एमसीक्यू बनता है बेटा पेपर में। भाई इसकी अगली कैटेगरी कौन सी है? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंट। नोट कर रहे हो आप लोग? जल्दी से नोट करो बेटा। रखवाया होगा भाई, उसने रखवाया ही होगा। वो जिस तरह मांग रहा है उसने रखवाया ही होगा, ऐसे ही होता है। बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कोई एक एग्जांपल बताओ। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब बताओ पहले तो क्या है? चेन के अंदर आपको कार्बन के अलावा भी कोई एटम मिलेगा। मतलब अगर मिसाल के तौर पर देखो बेटा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का फर्क क्या होता है कि अगर आपने एक साइकिल बनाई है और उसके तमाम कॉर्नर्स पर सेम एटम्स हैं तो होमोसाइक्लिक है। लेकिन अगर मैं किसी एक कॉर्नर पर भी कार्बन के अलावा मान लो ऑक्सीजन लगा दूं एक कार्बन पर, तो ये हेट्रोसाइक्लिक बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। ये सेकेंड ईयर का मौजू नहीं है, सिलेबस नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल तो बताओ बेटा कोई। परसों पेपर है आप लोगों का, लग नहीं रहा मुझे। कोई एक एग्जांपल बताओ, एक। नहीं याद है? हेट्रोसाइक्लिक की एक एग्जांपल बताई होगी ना बेटा मैंने। इस तरह स्ट्रक्चर हमने बनाया होगा, देखो यहां पे बना देते हैं। ये देखो हाँ भाई, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? बेटा अगर मैं यहां पे भी कार्बन लगा दूं तो ये क्या है? साइकिल के अंदर सेम एटम्स हैं। और अगर यहां पर एन लगा दूं तो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। बाकी आपको याद होगा बेटा कि इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स लगे होते हैं इस तरह। ठीक है, लेट सपोज यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर आ गया। इसको पायरिडीन कहा था बेटा हमने सेकेंड ईयर के अंदर। एक ही मिसाल दी है, मुझे पता था वो भी नहीं याद रख पाओगे, तो इसको पायरिडीन कहते हैं। एटलीस्ट इसको याद रखो बेटा। और जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी खाली है वहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे। बात समझ आती है बेटा? यानी अगर मैं इस कार्बन के साथ पूछूं तो आप कहोगे एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसको पायरिडीन कहा जाएगा।
आखिरी टाइप को डिस्कस करते हैं बेटा, और लास्ट टाइप हमारे पास होमोसाइक्लिक की फर्दर फिर दो कैटेगरीज निकल जाती हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। चलो बेटा जल्दी से जरा इसकी दो टाइप्स बताओ। आखिरी बात, यस, एक को हम कहते थे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे को क्या कहते थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ तफसील बताओ। एरोमेटिक कंपाउंड्स किन को कहा जाता है? इसमें बेंजीन रिंग नहीं होता और इसमें बेंजीन रिंग होता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स की अब आप एमडी कैट में कम से कम 3-4 बातें याद रखें बेटा। नंबर 1, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले याद रखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। ये बातें तुमने सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ी, नोट कर लो। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशंस हैं कुछ, उसमें कंडीशन नंबर 1 आपके पास है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए हर कार्बन में, ठीक है, इन एवरी कार्बन। हर कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। नंबर टू प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है बेटा प्लेनर मॉलिक्यूल? वो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो प्लेनर मॉलिक्यूल ही बनेगा ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनकर आता है उसे प्लेनर ट्राइगोनल कहा जाता है बेटा। इस मॉलिक्यूल का बेस स्ट्रक्चर एक प्लेन पर एग्जिस्ट करता है। नंबर 3, उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? बताओ रेजोनेंस मतलब? एक पोजीशन छोड़कर दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स होने चाहिए बेटा। ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, जिसको कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। ये दोनों अल्फाज याद रखना। कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ऑल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। और एक आखिरी बात बताओ बेटा, देखते हैं किस किस को याद है। एक फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है हक्कल्स रूल का, वो भी नहीं याद है बेटा? मुश्किल लगेंगे एमसीक्यूज बहुत परसों, मुश्किल एमसीक्यूज हैं। हक्कल्स रूल, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका? इस रूल का एक फॉर्मूला था ना, जिसके जरिए हम प्रूफ करते हैं किसी भी कंपाउंड को कि एरोमेटिक है या नहीं है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नोट करो यार पहले इसको, इन चारों बातों को नोट करो। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, चारों को नोट करो बेटा। 4n का मतलब याद है किसी को? फेल हो जाओगे बेटा तुम लोग, जल्दी करो इसको, नोट करो, यहां तक जल्दी से नोट करो। अब इन चारों कंडीशन को बेटा हम किसी एक एग्जांपल के अंदर रखकर टेस्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास है बेटा, ये किस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, जरा नाम बता दीजिए। अल्कोहल है ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है। भाई बेंजीन रिंग के फर्स्ट कार्बन पर OH लगा हुआ है ना, ये तो आपके पास C6H5 है, फिनाइल रेडिकल है और OH लगा हुआ है। अल्कोहल है तो सही इसको, लेकिन एरोमेटिक अल्कोहल कहो ना, ये एरोमेटिक अल्कोहल है। और जो स्टेट चेन के साथ OH लगता है वो एलिफेटिक अल्कोहल होता है, वो डिफरेंट बात है। ये आपके पास फिनॉल है बेटा। एक एक करके इसमें सारी बातों को टेस्ट करते हैं जरा। क्या इस कंपाउंड में तमाम कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? चेक करके बताओ जरा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक होगा? हर कार्बन के पास 3 सिग्मा होने चाहिए, 3 सिग्मा सबके पास होने चाहिए। चेक कर लो,
इस कार्बन को देखो 1 2 3, इसके पास भी देखो 1 2 3 1 2 3, यानी हाइड्रोजन आपको पता है ना बेटा ओपन होकर इसके साथ लग जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ। पाई बॉन्ड को आप छोड़कर गिनोगे तो 1 2 3 3 सिग्मा है, सबके साथ ही ऐसा ही है, गिन लो। यानी हर कार्बन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp2। दूसरी बात क्या है बेटा? प्लेनर मॉलिक्यूल। तो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर हमेशा कैसा बनकर आता है कार्बन का? प्लेनर ट्राइगोनल। तो तमाम कार्बन में क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ही होगा। तीसरी बात, रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन, मतलब आसान जबान में ऑल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड्स, तो वो भी है इसमें, वो भी है बेटा। और रेजोनेंस का असल मतलब ये नहीं होता, असल मतलब ये होता है कि आप उस मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा शक्लों में ड्रॉ कर सकते हो। आपको पता है ना, आप इनके अलावा पाई बॉन्ड्स की पोजीशन कुछ और भी रख सकते हो बेटा। और वो क्या रख सकते हो बताओ जरा? आप पाई बॉन्ड यहां बना सकते थे, यहां बना सकते थे, और यहां भी बना सकते थे बेटा, याद करो। यानी और करके बात कर रहा हूं मैं, ब्लैक वाली पोजीशन भी हो सकती है और ग्रीन वाली भी हो सकती है। यानी एक मॉलिक्यूल को अगर एक से ज्यादा शक्लों में बनाया जा सकता है तो उसको फिनोमेना को क्या कहते हो बेटा? और वो कॉन्जुगेशन की वजह से हो पाता है। और आखिरी बात बताइए बेटा, हक्कल रूल। बेटा हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल एक साइंटिस्ट है जिसने एरोमेटिसिटी को टेस्ट करने के लिए फॉर्मूला बताया था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसी मॉलिक्यूल में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बेटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स। n का मतलब क्या होता है बेटा? तो कितनी साइकिल्स हैं बेटा इसके अंदर? एक ही तो साइकिल है। साइकिल मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर मतलब क्लोज चेन। तो बेटा वो फॉर्मूला वहां से ले लो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्या ऐसा है? 4n की जगह क्या रखोगे बेटा? 1+2। सॉल्व करो तो रिजल्ट क्या आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इस पूरे कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? भाई पाई बॉन्ड को चेक कर लो ना, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग। दूसरे पाई बॉन्ड में 4, तीसरे पाई बॉन्ड में 6, हो गए 6, तो एरोमेटिक कहलाएगा। ये एरोमेटिक कहलाएगा बेटा। नोट कर लो इस तमाम बातों को। यानी ये चारों कंडीशंस हैं बेटा, ये आपको ऑप्शंस में देंगे तो ध्यान से चेकलिस्ट बनाकर उसको देखना कि क्या बात आपसे की जा रही है। तो फिनॉल एरोमेटिक नेचर होगा बेटा, फिनॉल के पास एरोमेटिक कैरेक्टर मौजूद होगा। हाँ भाई, एक कंपाउंड में यहां पर लिख रहा हूं, हाँ भाई बेटा ये स्ट्रक्चर आपके पास किस कंपाउंड का है पता है किसी को? इसको कहते हैं, नाम इसका नोट करना बेटा, ये आपको पास पेपर्स में नजर आएगा, इसको नेफ्थेलीन कहते हैं बेटा, नेफ्थेलीन। बेटा चेक करके बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, चेक करके बताओ एरोमेटिक है या नहीं है। नेफ्थेलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है? है? वही कैसे पता लगाया? सब कुछ देख लिया, सारी कंडीशंस देख ली। अच्छा पहले अगर आप हक्कल रूल ही अप्लाई कर लो तो आपको कुछ कहानी समझ आ जाएगी बेटा। ये बताओ नेफ्थेलीन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2 साइकिल्स हैं इसमें, 2 हेक्सागोन नजर आ रहे हैं बेटा, 2 क्लोज चेन्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जानी है बेटा? 2 हो जानी है। हक्कल रूल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। भाई इस फॉर्मूला में आप n की जगह पुट करो 4, n की जगह रखो 2, तो बताओ क्या क्या आंसर आ जाएगा इसका?
आपके पास आएगा 4 to 8, 8 plus 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? भाई चेक कर सकते हो आप, 2, 4, 6, 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल इसके पास मौजूद है। तो इसलिए आपके पास बेटा एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। बाकी सारी कंडीशन भी इसके अंदर मौजूद है बेटा, रेजोनेंस भी मौजूद है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, प्लेनर मॉलिक्यूल भी है, ये सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, और यहां पर आप बेटा एक जुमला लिख लो सिर्फ कि इनके पास कोई एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, और एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? व्हाट इज एरोमेटिक कैरेक्टर? अगर कोई आपसे पूछे डिफाइन एरोमेटिसिटी या डिफाइन एरोमेटिक कैरेक्टर, तो कहना जिन मॉलिक्यूल के पास ये 4 बातें होंगी वो एरोमेटिक कैरेक्टर रखता होगा, या जिनके पास ये 4 पॉइंट्स मौजूद होंगे उसके पास एरोमेटिसिटी होगी, और जिनके पास ये बातें नहीं होंगी उसको क्या कहा जाएगा? और कलेक्टिवली ये चारों बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक बात हो गई है तो एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, नहीं, ये चारों बातें जब जमा होंगी तो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा, और जब नहीं होगा तो एलिसाइक्लिक कहलाएगा। बात समझ आ गई? एक मिसाल इसकी ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, लेट सपोज ये आपके पास कंपाउंड है। बताओ भाई एलिसाइक्लिक कहलाएगा या फिर एरोमेटिक कहलाएगा? इसके पास क्या कोई एरोमेटिक कैरेक्टर मौजूद है? चेक कर लो भाई, किसी भी कार्बन के पास अगर तुम देखोगे तो सब कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं। 4 सिग्मा का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है बेटा। तो ये तो पहली कंडीशन से बाहर हो गया ना, तो एरोमेटिक तो नहीं है, फिर ये क्या कहलाएगा बेटा? एलिसाइक्लिक कहलाएगा। क्लियर है बेटा ये? चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।